हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 28th एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज, जहां से हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम 7 थ्रीज कंपनी को। तो बिना किसी और देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इशू स्टार्ट होता है उसी दिन से जब मार्क थ्रेक्सा से वापस आकर सेसिल, विलियम और एम्बर से मिलने जाता है। इन सब से मिलने के बाद मार्क वापस अपने घर जाता है, जहां वो अपने भाई को अपने मम्मी के साथ छोड़कर आया था। और डेबी को उस बच्चे के साथ खेलते हुए देखकर मार्क कहता है, तो आप दोनों की आपस में सही बन रही है। जिस पर डेबी कहती है, मैं यहाँ थोड़ा तुम्हें रिकैप दिलवाना चाहूँगी। तुम स्पेस में एक बड़े एडवेंचर पर जाते हो जहाँ तुम अपने पापा से भी मिलते हो, जिनकी मैं अभी बात नहीं करना चाहती। वहाँ से तुम अपने स्टेप ब्रदर को लाते हो और मुझे उसे पालने के लिए कहते हो, और फिर तुम खुद दिन भर के लिए गायब हो जाते हो। मार्क कहता है, सॉरी, वो एम्बर से बात करने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। एम्बर की बात पर डेबी मार्क की थोड़ी खिंचाई करती है, जिसके बाद मार्क बात बदलते हुए कहता है, तो बच्चे के साथ सब कुछ कैसा चल रहा है। डेबी जवाब देती है, तुम काफ़ी चालाक हो मार्क, तुमने ये सब प्लान किया था। तुम मुझे एक ऐसे बच्चे के साथ छोड़कर चले गए जिसे पालने वाला कोई नहीं है, और अब तुम्हें लगता है मैं इसे छोड़ दूंगी। ऑफ कोर्स मैं इसका ध्यान रखूंगी। जिसके बाद डेबी मार्क से उस बच्चे का नाम पूछती है, जिस पर मार्क बताता है कि थ्रेक्सन्स के ट्रेडिशन की वजह से उसका अभी तक कोई नाम नहीं है। पर डेबी कहती है कि उन्हें उसका कुछ नाम रखना पड़ेगा। जिसके बाद डेबी के थ्रू मार्क और हमें ये भी पता चलता है कि मार्क के जाने के बाद सेसिल भी उनके घर आया था, जहाँ उसने डेबी को भी उस बच्चे के फ्यूचर की तैयारियों के बारे में बताया, जो उसने मार्क से भी कहा था कि वो उसे प्राइवेट स्कूलिंग दिलवाएंगे, उसके स्किन कलर को छुपाने के लिए होलोग्राफिक यूज़ करेंगे, एक्सेट्रा। ये सब बातें करते हुए मार्क अभी उस बच्चे को उठाता है कि सेसिल मार्क को फिर से बुला लेता है, और मार्क वहाँ से जाने की तैयारी करने लग जाता है। डेबी कहती है, मैं बताना भूल गई थी कि आर्ट ने तुम्हारे लिए नई कॉस्ट्यूम भेजी थी, वो ऊपर ही होगी। और मार्क अपनी कॉस्ट्यूम लेने जाने लगता है, और डेबी भी उस बच्चे के साथ खेलने लग जाती है। सीन चेंज होता है और हम चलते हैं उसी सीक्रेट लोकेशन पर, जहाँ इससे पहले रोबोट हमें दिख चुका है। तो जैसे आपको याद होगा कि लास्ट वॉल्यूम में रोबोट मॉलर ट्विंस को कुछ काम ऑफर करने उनके सीक्रेट हाइड आउट पर गया था, तो उसी की कंटिन्यूएशन में यहाँ रोबोट मॉलर ट्विंस को अपने सीक्रेट हाइड आउट पर लेकर आता है, जहाँ वो अजीब सा दिखने वाला इंसान जो कि एक चैम्बर के अंदर रहता है, वो भी वहाँ पर मौजूद होता है, जिसे देखकर मॉलर ट्विंस भी कहते हैं, ये क्या है। तो एक्चुअली सभी रोबोट यूनिट्स के पीछे यही इंसान, जिसका नाम है रोडोल्फ या रूडी कॉर्नर्स, मौजूद था। तो मॉलर्स की बात सुनकर रूडी कहता है, क्या तुम्हें मेरी अपीयरेंस अजीब लगी? वेल, मैं उसका रीज़न समझता हूँ, और इसके लिए ही मैंने अपने कलीग के थ्रू तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब अगर तुम अपना ध्यान मेरे राइट में पड़ी मशीन पर दोगे तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है। मॉलर्स उस मशीन को देखकर कहते हैं, क्या ये हमारी जेस्टेशन ट्यूब्स में से एक है? ड्यूडी जवाब देता है, उसका थोड़ा इम्प्रूव वर्जन है, पर हाँ, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी अपीयरेंस की वजह से परेशान रहा हूँ। हालांकि ये मुझे अमीर होने से तो नहीं रोक पाई, लेकिन मेरी इस हालत ने मुझे उन पैसों और रिसोर्सेज को एंजॉय करने से ज़रूर रोका है। मैं अपने पॉड से जैसे ही बाहर निकलता हूँ, आसपास की एयर मेरी स्किन जला देती है। मैं अपने ही घर में एक कैदी हूँ। अपने कलीग की मदद से मैंने उसके एक टीममेट का ब्लड सैंपल हासिल कर लिया, और तुम्हारे मेथड्स को यूज़ करके मैं अपने लिए एक नई बॉडी क्लोन करने की प्रोसेस भी स्टार्ट कर चुका हूँ। हालांकि मैं अपने माइंड को अपनी क्लोन बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ जैसे तुम करते हो, और उसी चीज़ में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और इस मदद के बदले तुम जो दाम बोलोगे तुम्हें मिलेगा। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो अपना दाम बताओ। जिस पर मॉलर खुश होकर कहते हैं, ये तो हम कर सकते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम चलते हैं एक मॉल के पास, जहां मास्टरमाइंड नाम के एक विलन ने अपनी माइंड कंट्रोल करने वाली पावर्स की मदद से एक मॉल में मौजूद और उसके आसपास के सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया होता है, और उसे रोकने के लिए गार्जियंस टीम भी वहां पहुंच चुकी होती है। लेकिन यह गार्जियंस के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मास्टरमाइंड सिविलियंस को अपना हथियार बनाकर उन्हें गार्जियंस पर अटैक करने भेज रहा होता है, जिस वजह से गार्जियंस मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पा रहे होते, क्योंकि है तो वो सभी इनोसेंट सिविलियंस ही जिनका दिमाग मास्टरमाइंड ने कंट्रोल कर लिया है, और इसलिए गार्जियंस उन सिविलियंस को हर्ट नहीं कर सकते। गार्जियंस को स्ट्रगल करता हुआ देखकर वो उनका मजाक बनाते हुए कहता है, बस तुम्हारे बस की बस इतनी ही थी। पर हाँ, ध्यान रखना, आई एम श्योर कि तुम इनोसेंट लोगों को चोट नहीं बचाना चाहोगे। लोगों से घिरा हुआ इमॉर्टल चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी करो, कोई जल्दी से जाकर उसे रोको, इससे पहले कि कोई मारा जाए। वहीं वो सब सिविलियंस माइंड कंट्रोल ज़रूर होते हैं, उनकी मूवमेंट्स उनके कंट्रोल में नहीं होती है, पर वो फिर भी कॉन्शियस होते हैं और गार्जियन से मदद मांग रहे होते हैं। इतने में ही कोई सिविलियन ब्लैक सैमसन का ईयरपीस निकाल देता है, और एक्चुअली ये वो ईयरपीस ही था जो अभी तक गार्जियंस को मास्टरमाइंड की माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटी से बचाकर रख रहा था। तो ईयरपीस के निकलते ही सैमसन भी मास्टरमाइंड के कंट्रोल में चला जाता है, और यही बात वो चिल्लाते हुए बाकियों को भी बताता है, जिसे सुनकर रेक्स प्लोट कहता है, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन सैमसन अपने आप को डिफेंड करते हुए कहता है, इसका ब्लेम मुझ पर मत डालो, वो मेरे ईयरपीस के पीछे मेरे कुछ बोलने से पहले से ही पड़े हुए थे। उसके अलावा इन सभी लोगों को एक ही इंसान कंट्रोल कर रहा है, तो उसने अगर एक को मेरा ईयरपीस लेने भेजा है तो वो बाकियों को भी पहले से ही भेज रहा होगा। ऐसा बोलते बोलते सैमसन इमॉर्टल का भी ईयरपीस निकाल देता है, और इमॉर्टल भी मास्टरमाइंड के कंट्रोल में आ जाता है। वहीं बाकी लोग दूसरे गार्जियंस के ईयरपीस के पीछे भी पड़ जाते हैं। मॉन्स्टरगर्ल कहती है, रोबोट कहाँ है? इसकी पावर्स उस पर तो नहीं चलेगी, राइट? इमॉर्टल बताता है, उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। वैसे क्या आजकल तुमने भी रोबोट को कुछ अजीब सा बिहेव करते हुए नोटिस किया? सैमसन इमॉर्टल की बात पर कहता है, तुम्हारा मतलब यूजुअल से भी ज़्यादा। लेकिन इतने में मॉन्स्टरगर्ल कहती है, तुम लोगों के पास कोई प्लान है, क्योंकि ये सही नहीं हो रहा है।
ये लोग मेरे कानों तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर मैं तुम सबसे फाइट करते हुए उस तक नहीं पहुंच सकती। इतने में ही पीछे से उड़ते हुए आता बुलेट प्रूफ चिल्लाकर मॉन्स्टर गर्ल से कहता है, मैं पीछे से तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ मॉन्स्टर गर्ल, इससे पहले कि मैं तुम्हारे ईयर पीस तक पहुंचूं मुझे मारकर दूर फेंक दो। दूसरी तरफ कहीं नीचे मौजूद श्रिंकिंग रे, जिसका अभी तक हमने इतना खास रोल नहीं देखा है, वो भी चिल्लाते हुए कहता है, बस थोड़ी देर और अपने आप को कंट्रोल कर लो गाइस, मैं बस इस आदमी तक पहुंचने ही वाला हूँ, मैं इसे हरा दूंगा। वही मास्टरमाइंड कहता है, लगता है गार्जियंस ऑफ द ग्लोब बस एक इतिहास बनकर रह जाएंगे। पर इतने में ही मास्टरमाइंड पर कहीं से एक पत्थर आकर गिरता है। हालांकि मास्टरमाइंड उससे बच जाता है और हम देखते हैं कि ये पत्थर एक्चुअली इनविंसिबल ने फेंका होता है, जो मास्टरमाइंड की पावर्स के रेडियस से दूर आसमान से पत्थर फेंककर उसे ढेर करने की कोशिश कर रहा होता है। तो पहले अटेम्प्ट में फेल होने के बाद इनविंसिबल एक और पत्थर फेंकता है और इस बार वो पत्थर सीधा जाकर मास्टरमाइंड के सर पर लगता है और मास्टरमाइंड वही बेहोश हो जाता है। लेकिन इस बात से श्रिंकिंग रे काफ़ी नाराज़ हो जाता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट मास्टरमाइंड तक पहुंच ही गया था और उसे हराने का सारा क्रेडिट श्रिंकिंग रे को मिल सकता था। हालांकि श्रिंकिंग की बात पर यहाँ कोई ध्यान नहीं देता और इनविंसिबल नीचे आकर बताता है कि सेसिल के पास दूसरा ईयर पीस नहीं बचा था, इसलिए इनविंसिबल को ये सब करना पड़ा, जिसमें थोड़ा टाइम लग गया। इमॉर्टल बताता है कि कुछ लोगों को हल्की चोटें ज़रूर आई है, लेकिन कोई डेथ नहीं हुई है, तो मामला कंट्रोल में ही रहा। उसके अलावा इमॉर्टल इस मिशन के लिए इनविंसिबल की तारीफ भी करता है, जिससे ऑब्वियसली श्रिंकिंग रे खुश नहीं होता। पर सीन यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड होता है रात के टाइम में, जहाँ मार्क वापस अपने घर जा चुका होता है। घर पर डेबी उस बच्चे को खाना खिला रही होती है, जो उस बच्चे को बहुत पसंद भी आ रहा होता है। जिसके बाद थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद डेबी मार्क को बताती है कि ईव का कॉल आया था और उसने मार्क के लौटने पर उससे बात करवाने के लिए भी कहा था। तो डेबी ईव का वो नंबर मार्क को दे देती और मार्क डेबी को थैंक्स कहकर वहाँ से अपने हॉस्टल रूम के लिए निकल जाता है। रूम पर पहुँचने पर मार्क को देखकर विलियम कहता है, ये देखो बड़े सुपर हीरो आ गए। मार्क को लगता है कि विलियम ऐसे ही बस मजे में ये कह रहा है और वो जवाब देता है, हाँ वो तो मैं ही हूँ। पर विलियम थोड़ा र्यूड टोन में कहता है, व्हाटएवर, जिसे सुनकर मार्क हैरान होकर पूछता है, हे क्या हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? विलियम कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मार्क, हमारा दोस्त रिक शेरिडन महीनों से गायब है, किसी को भी नहीं पता वो कहाँ है, कैसी हालत में है, और यहाँ तुम उसके दोस्त जिसके पास इतनी सारी पावर्स हैं वो उसे ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। मार्क कहता है, भला मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सुपर हीरो हूँ, डिटेक्टिव नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं उसे ढूंढने की शुरुआत कहाँ से करूँ। पर विलियम गुस्से में ही कहता है, व्हाटएवर। मार्क कहता है, ठीक है गुस्सा ही रहो, पर शांत रहना, मुझे कॉल करनी है। और ऐसा कहकर मार्क ईव को कॉल लगाता है और उससे बात करने लग जाता है। हालांकि यहाँ पर हमें उनकी पूरी बातें नहीं बताई जाती और सीन चेंज होता है और हम चलते हैं मार्क की यूनिवर्सिटी, अपस्टेट यूनिवर्सिटी के पास मौजूद क्लॉक टावर में, जिसे डीए सिंक्लेयर ने अपना सीक्रेट हाइडआउट बना रखा है, जहाँ पर वो अपने रीएनिमेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंक्लेयर किसी इंसान की काटापीटी करके उसकी बॉडी को मॉडिफाई कर रहा होता है और ये सब वो उस इंसान के होश में रहते हुए कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास महंगे एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी की दवाई के पैसे नहीं होते। बस दर्द के मारे वो आदमी चिल्लाकर सिंक्लेयर का पर्दाफाश ना कर दे, इसके लिए सिंक्लेयर उस आदमी का वोकल कॉर्ड बंद कर देता है और उस आदमी की आवाज़ नहीं निकल पाती। इतने में वहाँ एक रीएनिमन एक और इंसान को पकड़ कर ले आता है और सिंक्लेयर से हमें पता चलता है कि ये एक्चुअली मार्क और विलियम का खोया हुआ दोस्त रिक शेरिडन ही होता है। सिंक्लेयर उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हें सूरज के उगने से पहले यहाँ पहुँचना था, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें नोटिस कर ले, वैसे तुम सीवर के रास्ते से ही आए हो ना? ऑफ कोर्स तुम उसी रास्ते से आए हो, वरना अभी तक पुलिस यहाँ पहुँच चुकी होती। तभी सिंक्लेयर देखता है कि रिक रो रहा होता है और उसके आंसू बह रहे होते हैं, जिसे देखकर रिक के आंसू पोंछते हुए सिंक्लेयर कहता है, दुखी मत हो, तुम दुनिया को बदल देने वाले काम का पार्ट हो। उन जानों के बारे में सोचो जो तुम्हारे परफेक्ट सोल्जर के प्रोटोटाइप बनने की वजह से बचेंगी। तुम अकेले 100 सिपाहियों का काम कर सकते हो। अब इसे भी बाकियों के साथ रख दो, मुझे बहुत काम है। ऐसा कहकर सिंक्लेयर अपने काम में वापस लग जाता है और सीन एक बार फिर चेंज होता है और हम चलते हैं सुबह सुबह के टाइम एम्बर के रूम पर, जहाँ मार्क उड़ते हुए उसकी खिड़की पर पहुंच चुका होता है और खिड़की बजाकर सोई हुई एम्बर को जगा रहा होता है। एम्बर अपनी नींद से उठकर खिड़की खोलती है और मार्क अंदर आते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग, वैसे तुम्हें अपनी खिड़की लॉक करना छोड़ना होगा, नहीं तो एक दिन मैं हवा में उड़ता हुआ तुम्हारी खिड़की खोलने का वेट करते हुए पकड़ा जाऊंगा। पर ईव अभी भी थोड़ी नींद में ही होती है और इस बात पर कुछ नहीं बोलती है, जिसे देखकर मार्क कहता है, सॉरी अगर मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी है तो मैं वापस चले जाऊँ? ईव कहती है, नहीं, एक्चुअली 1 घंटे में मेरा एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उसी के लिए पढ़ते हुए मैं रात में देर में सोई, मुझे वैसे भी अब उठना ही था। मार्क कहता है, कूल, तो तुम मेरे साथ क्लास बंक करके अफ्रीका चलना चाहोगी? ईव पहले अफ्रीका वाले पार्ट पर ध्यान नहीं देती और कहती है, मैंने अभी तो बताया कि मेरा टेस्ट है, इस टेस्ट पर मेरे आधे ग्रेड्स डिपेंड करते हैं, तो मैं वेट अफ्रीका? मार्क उसे टेस्ट बंक करने के लिए मना रहा होता है, पर ईव अफ्रीका वाले पार्ट के बारे में पूछती है, जिस पर मार्क बताता है कि ईव के साथ हुई कॉल में ईव ने उन्हें अफ्रीका इनवाइट किया है, जहां वो अभी रह रही है। पर ईव का नाम सुनकर एम्बर की एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती है और मार्क इसका रीज़न पूछता है, जिस पर एम्बर बताती है कि उसे हमेशा से लगा है कि ईव मार्क को पसंद करती है, यहाँ तक कि ईव ने विलियम को भी इसलिए डेट किया ताकि वो मार्क के करीब आ सके। पर मार्क इस पर थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा लगा?
मैं और ईव बस अच्छे फ्रेंड्स हैं और साथ में बस सुपर हीरो स्टफ करते हैं। वैसे तुम्हें ऐसा फील क्यों? एम्बर जवाब देती है, जिस तरह से वो तुम्हारे आसपास बिहेव करती थी उसके अलावा भला कोई विलियम को डेट क्यों करेगा। और इससे मार्क को भी लगता है कि शायद एम्बर सही कह रही है, जिसके बाद एम्बर मार्क से कंफर्म करती है कि कहीं मार्क भी तो ईव को पसंद नहीं करता, पर मार्क इस बात पर मना करता है। जिसके बाद वो बात बदलते हुए एम्बर से अफ्रीका जाने के बारे में फिर से पूछता है, जिस पर एम्बर हाँ कहती है, पर साथ में ये भी कहती है कि वो इसके लिए टेस्ट बंक नहीं करेगी और वो लोग उसके टेस्ट के बाद ही जाएंगे। जिस पर मार्क भी एग्री कर जाता है और वो दोनों अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम चलते हैं एस्ट्रोनॉट रस लिविंगस्टन के अपार्टमेंट में, जहाँ उसका भेज लिया मार्शियन मौजूद होता है। वो मार्शियन असली रस की फ़ोटो देखते हुए कहता है, रस लिविंगस्टन, पता नहीं तुम किस तरह के इंसान थे, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे होम वर्ल्ड मार्स पर ठीक होगे। मुझे तुम्हारे साथ जगह बदलकर तुम्हें वहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हें नासा से निकाल दिया गया है और अब तुम्हें एविक्टेड करने की बात भी की जा रही है, पर मुझे तो उस बात का मतलब भी नहीं पता। तो एविक्टेड का मतलब है कि रस को अब उसके अपार्टमेंट से भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो भी नासा के थ्रू ही दिया गया था। जिसके बाद वो मार्शियन अपने असली रूप में चेंज होते हुए अपना ये सब करने का रीज़न हमें बताता है। तो बेसिकली ये मार्शियन वहाँ के बागियों में से एक था, जिन्हें सिक्विड्स से जो गुलामी कराई जा रही थी वो पसंद नहीं थी, और इसलिए सिक्विड्स की मदद करने के लिए और अपने राजा को गिराने के लिए इस मार्शियन ने असली रस को वहाँ छोड़ दिया, ताकि उसके थ्रू सिक्विड्स को एक होस्ट मिल जाए और वो अपनी गुलामी खत्म कर पाए। तो इस बात से ये मार्शियन खुश तो होता है, पर अब वो यहाँ पर अकेला हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो बोर और उदास हो रहा होता है। तभी वो टीवी ऑन करता है, जिसमें सुपर हीरोज के ऊपर एक शो आ रहा होता है, जिसमें उसे मार्शियन मैन भी दिखता है। हाँ, वही मार्शियन मैन जो ओरिजिनल गार्जियंस का पार्ट था और जिसे ओमनी मैन ने मार दिया था। और तब इस मार्शियन को भी रियलाइज़ होता है कि वो भी अर्थ पर एक सुपर हीरो बन सकता है, और इस बात से वो थोड़ा खुश हो जाता है। पर फिलहाल के लिए सीन चेंज होता है और हम चलते हैं अफ्रीका, जहाँ मार्क और एम्बर ईव का इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हुए आ चुके होते हैं। यहाँ पहुँचते ही एक अच्छा सा घर और घर के बगल में खड़े एक जिराफ को देखकर मार्क और ईव बहुत ही सरप्राइज्ड और खुश होते हैं। मार्क ईव से पूछता है कि क्या उसने ये घर भी खरीद रखा है, जिस पर ईव बताती है कि उसने वो घर खरीदा नहीं, बल्कि खुद अपनी पावर से बनाया है, क्योंकि प्रैक्टिस से उसने अपनी पावर्स पर काफ़ी कंट्रोल पा लिया है और उन पावर से अब वो कई चीज़ें कर सकती है। जिसके बाद मार्क और एम्बर ईव से उस घर का टूर उन्हें देने के लिए कहते हैं और ईव हाँ कहती है। लेकिन यही हम ये भी देखते हैं कि मार्क और एम्बर बीइंग अ कपल आपस में ही लगे होते हैं, जो कि ऑब्वियसली गलत नहीं है, पर इससे ईव इतनी ज़्यादा खुश नहीं होती। बाकी आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबाकर वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। खैर, सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है अगली सुबह में, जहाँ सुबह सुबह उठकर ओमनी मैन की बताई बात को मानते हुए मार्क एक्सरसाइज कर रहा होता है, जहाँ वो अपनी स्पीड को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। एक्सरसाइज करके जब मार्क वापस ईव के घर पर आता है तो हम देखते हैं कि ईव भी उठ चुकी होती है और अपने घर की छत पर बैठकर कॉफ़ी पी रही होती है। मार्क उससे पूछता है कि वो छत पर क्या कर रही है, तो ईव बताती है कि उसे वहाँ बैठकर सनराइज़ देखना पसंद है। जिसके बाद ऐसे ही बात करते हुए ईव मार्क को भी कॉफ़ी ऑफर करती है, जिस पर मार्क थोड़ी जनरोसिटी दिखाते हुए कहता है कि वो खुद नीचे जाकर अपने लिए कॉफ़ी ले आएगा। लेकिन ईव उसे अपना कप ही पकड़ाते हुए कहती है, लेकिन अंदर तो कोई कॉफ़ी है ही नहीं, तुम इसे पकड़ो। और ऐसा कहकर ईव वहाँ पड़े कुछ सूखे पत्तों के मॉलिक्यूल्स को अपनी पावर से चेंज करके एक और कप कॉफ़ी बना देती है, जिससे मार्क भी काफ़ी सरप्राइज होता है। ईव बताती है कि लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से अब वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी कर पा रही है, जैसे एक घर बनाना एक्सेट्रा। मार्क उसकी पावर्स कैसे वर्क करती है इस बारे में पूछता है, जिस पर ईव बताती है कि वो एक मॉलिक्यूल के एटम्स को रीअरेंज करके उसे किसी दूसरे मॉलिक्यूल में बदल देती है। जिसके बाद थोड़ी इधर उधर की बातों के बाद ईव मार्क के जल्दी उठने का रीज़न पूछती है, जिस पर मार्क ओमनी मैन के उसे और एक्सरसाइज करने वाले सजेशन के बारे में बताता है। बट इस दौरान मार्क ये भूल जाता है कि ईव तो इसके साथ दूसरे प्लेनेट पर क्या हुआ इस बारे में जानती ही नहीं है। तो मार्क ईव को पूरा किस्सा बताता है, जिसके एंड में ईव मार्क से पूछती है कि क्या मार्क अपने डैड की बात पर भरोसा कर रहा है, मतलब क्या उसे लगता है कि नोलन सच में बदल चुका है, या फिर नोलन ने जस्ट मार्क की हेल्प लेने के लिए ये सब ड्रामा किया था। जिसमें मार्क कहता है, पता नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोचना चाह रहा हूँ। मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि विल्ट्रोमाइट्स ने उन्हें अभी तक मार ना दिया हो और मैं किसी तरह से उन्हें बचाने का रास्ता ढूंढ पाऊँ। और ऐसा कहकर मार्क थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और ईव के बुलाने पर कहता है, क्या हम सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। तो ईव बात बदलते हुए एम्बर और मार्क के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, जिस पर मार्क बताता है कि अपने स्पेस मिशन की वजह से वो कुछ टाइम से ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड नहीं कर पाए हैं, जिससे एम्बर थोड़ी नाराज़ भी है, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक ही है। पर ईव कहती है, सच में, तुम उससे रिलेट भी कर पाते हो? तुम्हारे बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। मेरी भी विलियम के साथ यही प्रॉब्लम थी, हम एक दूसरे से रिलेट ही नहीं कर पाते थे। और इतने में ही हम देखते हैं कि एम्बर भी उठकर ईव और मार्क को ढूंढते हुए घर से बाहर आ जाती है, लेकिन अपने नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट की वजह से वो ऊपर नहीं देखती है। तो ईव की बात का जल्दी से जवाब देते हुए मार्क कहता है कि एम्बर हर मायने में अच्छी है और उसके इतने टाइम तक बाहर जाने के लिए उसका मार्क से अपसेट होने का रीज़न भी मार्क समझता है, क्योंकि एम्बर उसकी चिंता करती है। और एक तरह से मार्क को अफसोस भी होता है कि एम्बर उसके साथ रिलेशनशिप में है, क्योंकि एम्बर ने तो मार्क को एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड की तरह ही चूज़ किया था और उसे मार्क के सुपर हीरो होने के बारे में कुछ पता नहीं था। और अब जब उसे सब पता चल भी गया है तो वो इन सब बातों से अच्छे से डील कर रही है। पर ईव कहती है, पर मैंने ये नहीं पूछा था,
देखो तुम्हारे और मेरे जैसे लोग इनसे अलग हैं, हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं जब भी विलियम को अपने मिशंस के बारे में बताया करती थी तो वो बस ऐसे ही देखता रहता था और कुछ रिएक्शन नहीं देता था, क्योंकि वो रिलेट ही नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उनमें से एक था। और एम्बर भी, उसे देखो, वो ऊपर भी नहीं देख रही है। तुम्हें याद है जब हम स्कूल के पीछे जाकर अपने कॉस्ट्यूम बदलकर अपने मिशन पर जा रहे थे और तुमने मुझसे पूछा था कि कोई हमें यहाँ से उड़ते हुए नहीं दिखता, तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये नॉर्मल लोग कभी भी ऊपर नहीं देखते, इन्हें हमारी दुनिया नहीं दिखती। हम क्या करते हैं, हमारे काम का प्रेशर एक्सेट्रा, ये हमारी दुनिया का पार्ट नहीं बनना चाहते और इसलिए कभी ऊपर नहीं देखते। लेकिन तभी ईव की बात को गलत साबित करते हुए एम्बर अपने आप ही ऊपर देखते हुए मार्क और ईव को देख लेती है, जिसके बाद मार्क थोड़ा सार्कास्टिक टोन में ईव से कहता है, कभी भी नहीं। मार्क आगे कहता है, तुम्हें पता नहीं कि मैं इस नॉर्मल लड़की से कितना रिलेट कर पाता हूँ। जिस पर ईव कहती है, अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। पर अभी थोड़ी देर पहले सुनी ईव की बातों से हम कह सकते हैं कि ईव पूरी तरह से उन दोनों के रिलेशन से खुश नहीं है और कुछ तो बात है जो वो अपने मन में दबा कर बैठी है। खैर, फिलहाल के लिए वो दोनों उड़ते हुए नीचे आते हैं और एम्बर उनसे पूछती है कि वो लेट उठी है या फिर वो दोनों जल्दी उठ गए थे, जिस पर वो दोनों बताते हैं कि मार्क एक्सरसाइज के लिए उठा था और ईव सनराइज देखने के लिए। इसके बाद ईव उन दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए घर के अंदर चलने के लिए कहती है और सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ टेक्सास में वो मार्शियन जो एस्ट्रोनॉट का भेष लेकर अर्थ पर आ गया था, वो यहाँ पर अपने शेप शिफ्टिंग एबिलिटी से मॉन्स्टर गर्ल, ब्रिट, इमॉर्टल जैसे अलग अलग सुपर हीरोज का फॉर्म लेकर लिजर्ड लीग टीम से लड़ रहा होता है और उन्हें मारकर ढेर कर रहा होता है। और फिर पुलिस के वहाँ पर आ जाने पर वो अपने रस लिविंगस्टन वाले फॉर्म में ही आ जाता है और पुलिस से कहता है कि उसका नाम है शेफ स्मिथ और वो एक नया सुपर हीरो है। और क्योंकि उसने बुरे ही लोगों को मारा होता है तो पुलिस भी उसे कुछ नहीं कहती और हमारा नया सुपर हीरो शेफ स्मिथ वहाँ से भागकर रस के घर पर ही चला जाता है और इस एडवेंचर से काफ़ी खुश होता है। खैर, वापस चले अफ्रीका तो यहाँ पर एम्बर और मार्क नेचर की खूबसूरती देखकर काफ़ी खुश होते हैं और ईव को उन्हें वहाँ इन्वाइट करने के लिए थैंक्स कहते हैं। एम्बर एक्साइटेड होकर कहती है कि वो इस ट्रिप के बारे में अपनी दोस्त ब्रिजेट को सब कुछ बताएगी, पर मार्क उसे याद दिलाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए एम्बर को मार्क की आइडेंटिटी बतानी पड़ जाएगी, वरना एक ही वीकेंड में अमेरिका से अफ्रीका की ट्रिप वो अपनी दोस्त को कैसे एक्सप्लेन करेगी। और एम्बर को भी ये बात अब रियलाइज़ होती है और वो कहती है, अरे हाँ, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, ठीक है, फिर ये सिर्फ हमारा ही सीक्रेट रहेगा। और इस बात को सुनकर साइड में खड़ी ईव फिर से अपने पॉइंट को मार्क को प्रूव करते हुए कहती है, तुमने सुना? पर मार्क मजाक मजाक में कहता है, क्या सुना? एक पॉपुलर बिलीफ होने के बावजूद मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास सुपर हीरोइन की पावर नहीं है। तो इस लाइन से भले ही मार्क ने एम्बर की बात को ईव के सामने नज़रअंदाज किया हो, लेकिन यहाँ हमें मार्क के पावर्स के बारे में एक और डिटेल पता चली कि उसके अलावा ये लाइन रॉबर्ट कर्कमैन ने उन फैंस के लिए भी लिखी है जो इनविंसिबल और ओमनी मैन को सुपरमैन से कंपेयर करते हुए ये एज्यूम करते हैं कि सुपरमैन की तरह ही इन दोनों के पास भी सुपर हीरोइन की पावर है। खैर, अभी वो तीनों नेचर को एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी नेचर का एक डरावना रूप भी उनके सामने आ जाता है। बेसिकली वहाँ पर एक जंगली भैंसों का झुंड आ जाता है जो शेर से बचते हुए भागकर गांव की तरफ बढ़ रहा होता है और इससे उन गांव वालों की जान खतरे में होती है। मार्क ईव से कहता है कि वो जल्दी से एम्बर को एक सेफ जगह पर छोड़कर गांव वालों को बचाने वापस आएगा और ऐसा कहकर वो जल्दी से एम्बर को उठाकर ईव के बनाए घर पर छोड़ आता है और वापस ईव के पास चला जाता है। पर इतनी जल्दी में एम्बर को कुछ समझने का टाइम ही नहीं मिलता और वो उतरने के बाद एक लंबी सांस भरकर कहती है कि जब मार्क इतना तेज उड़ता है तो वो सांस ही नहीं ले पाती। लेकिन तभी वो रियलाइज़ करती है कि मार्क तो उसकी बात सुनने के लिए वहाँ पर है ही नहीं। और सीन फिलहाल एक बार फिर चेंज होता है और हम इस बार चलते हैं रोबोट या रोडोल्फ के सीक्रेट हाइडआउट पर, जहाँ मॉलर ट्विंस काम करते हुए उससे शिकायत करते हुए कहते हैं कि अगर ये काम रोडोल्फ उन्हें अपने हाइडआउट पर करने देता तो उन्हें इन सभी मशीन्स को रीअसेंबल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर रोडोल्फ कहता है कि जितना वो उन्हें पे कर रहा है उसमें उन्हें रोडोल्फ की हर बात माननी पड़ेगी। रोडोल्फ आगे कहता है, मैं अपना माइंड, अपनी सारी नॉलेज, सारी पर्सनैलिटी, सब कुछ परफेक्टली अपने क्लोन में डालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा क्लोन परफेक्ट हो और उसमें और मुझ में फिजिकल बॉडी के अलावा और कोई डिफरेंस ना हो। जिसके जवाब में उनमें से एक मॉलर कहता है, मैंने कुछ हफ्ते पहले ही अपने क्लोन को बनाया है और वो इतना परफेक्ट है कि उसे लगता है कि वो ही असली है। ये एक सीमलेस प्रोसेस है, इसलिए ही तुमने हमें कांटेक्ट किया है। पर हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये प्रोसेस तुम्हारे माइंड को इरेज नहीं करेगी, ना ही तुम्हें नई बॉडी में ट्रांसफ़र करेगी। ये बस तुम्हारा एक परफेक्ट डुप्लीकेट तैयार करेगी, तुम्हारे केस में कहूँ तो एक इम्प्रूव डुप्लीकेट। जिस पर रोडोल्फ जवाब देता है, ये बात मैं पहले ही कंसिडर कर चुका हूँ। सीन फिर चेंज होता है, हम वापस चलते हैं अफ्रीका, जहाँ ईव और मार्क उस गांव को बचाकर वापस आ चुके होते हैं। लेकिन एम्बर यहाँ मार्क से थोड़ी नाराज़ होती है कि वो उसे बस एक आलू की बोरी की तरह उठाकर यहाँ रख गया। मैं अपने तरफ से बना के नहीं कह रहा हूँ, लिटरली एम्बर ने यही कहा है। पर फिर एम्बर ये भी एडमिट करती है कि उसे पता है कि ऐसा मार्क ने उसकी भलाई के लिए किया था। जिसके बाद मार्क कहता है, क्या टाइम हो गया है, क्योंकि मुझे तो भूख लग रही है। और इतने में ही ईव अपनी पावर्स की हेल्प से ढेर सारा खाना बनाकर वहाँ पर ले आती है और वो तीनों बैठकर खाने लग जाते हैं। अभी वो ईव की पावर
से बने खाने की बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ईव का फ़ोन बजने लग जाता है और ईव बताती है कि उसका नंबर बस मार्क की मॉम और उसके खुद के पेरेंट्स के पास ही है, तो उनमें से ही किसी का कॉल होगा। और ऐसा कहते हुए वो कॉल उठाने चले जाती है। इसी दौरान मार्क एम्बर से पूछता है कि उसे ये ट्रिप कैसी लगी, जिस पर एम्बर बताती है कि बहुत अच्छी। लेकिन तभी ईव फ़ोन उठाकर मार्क से कहती है कि वो कॉल मार्क के लिए है और फ़ोन की दूसरी तरफ कोई आदमी मौजूद है। ये सुनकर मार्क को लगता है कि शायद सेसिल ने उसे कॉल किया है, पर मार्क जैसे ही कॉल उठाता है तो वो आदमी कहता है तुम्हारी माँ तुमसे बात करना चाहती है। और तभी फ़ोन से डेबी की आवाज़ आने लगती है जो मार्क से हेल्प मांग रही होती है। और इतने में ही वो आदमी कहता है वो मुश्किल में है मार्क, तुम कितना फास्ट यहाँ पहुँच सकते हो। और इतने में ही कॉल कट जाता है और मार्क ईव से कहता है ईव क्या तुम एम्बर को आज घर पर छोड़ दोगी। ईव कहती है क्या हुआ, मैं छोड़ दूंगी पर मैं तुम्हारे जितना फास्ट नहीं पहुँच पाऊंगी। पर ईव की बात पूरी होने तक मार्क सुपर स्पीड में वहाँ से उड़कर अपने घर की तरफ निकल जाता है और जल्दी घर पर पहुँचकर अंदर जाते हुए मॉम मॉम चिल्लाकर डेबी को ढूंढ रहा होता है। और हम और मार्क देखते हैं कि वो आदमी एक्चुअली आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी होता है जो वापस इस डायमेंशन में मार्क से बदला लेने आ चुका होता है। और हम देखते हैं कि डेबी यहाँ बहुत बुरी हालत में मौजूद होती है। मार्क को देखकर लेवी कहता है वेलकम होम मार्क ग्रेसन, मैं इंप्रेस जो कि तुम कितनी जल्दी यहाँ आ गए। और इसी के साथ इनविंसिबल कॉमिक का इशू 31 और 32 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।